सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज योर विजय हेयर और दोबारा से आप सभी का स्वागत है प्राइमरी एक्टिविटी वाले चैप्टर में। ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सभी लास्ट पार्ट को जरूर देखिएगा और साथ में इससे पहले जितने पार्ट्स हो चुके हैं उसे वॉच आउट करिएगा, आपको ये पार्ट समझ में आ जाएगा। इफ यू वांट टू गेट द नोट्स तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हम लाइव आते हैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। सो देखिए इस क्लास के अंदर ना हम ये जानने की कोशिश करेंगे फार्मिंग के डिफरेंस के बारे में। हमने काफ़ी सारे प्राइमरी एक्टिविटी से जुड़े जितने भी क्या कहते हैं सर्कल थे, मतलब जितने भी टॉपिक थे वो हमने काफ़ी हद तक समझ लिए थे। हम इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस समझेंगे और आपको ये पार्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत से बच्चों को लास्ट पार्ट में बताया था कि थोड़ा बहुत आपने सेल्फ पढ़ना होगा, टॉपिक्स को देखना होगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग में डिफरेंट क्या होता है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि क्लास 12 के बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है, उन्हें नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग है या कलेक्टिव फार्मिंग में उन्हें डिफरेंट क्या है। तो मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट बताऊंगा, आप एक बारे में समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कोऑपरेटिव वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा सहकारी क्या कहते हैं फार्मिंग यानी कि सहकारी खेती, और यहाँ पे कलेक्टिव होता है सामूहिक खेती। इन दोनों में हिंदी में तो ये डिफरेंट है, शब्दों में ये डिफरेंट आ रहा है, बट व्हाट इज द डिफरेंट। देखिए कोऑपरेटिव में क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ए नाम का किसान है, ये बी नाम का किसान है, कुछ ये डी नाम का किसान है, या मैं कह दूँ कि 3 नंबर का किसान है, ये 4 नंबर का किसान है, एक कोई किसान है वो 5 नंबर का है, और यहाँ पे जो है ये वो 6 नंबर का है। ऐसे समझ में आ जाता है आपको। देखिए यहाँ पे ना प्लॉटिंग अगर आप देखें, प्लॉटिंग अगर देखें, मैं कोऑपरेटिव की बात कर रहा हूँ, मैं कलेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ। सेम ऐसा ही पैटर्न हम यहाँ बना सकते हैं, सेम ऐसा ही छोटा सा प्रैक्टिकली समझ जाएंगे तो आपको एक बारी में समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा डिफरेंट देखिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग में एक डिफरेंट छोटा सा क्या है, व्हाट इज अ डिफरेंट। देखिए यहाँ पे ना कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर आप नोटिस करेंगे कि नंबर 6 टाइप के किसान हैं। ये किसान लोग पता है क्या कर रहे हैं, ये किसान लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर फायदा क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर एक किसान, 2 किसान, 3 किसान, 6 किसान, जितने भी किसान हैं, ये लोग कहेंगे भैया ऐसा करते हैं। देखो यहाँ पे 5 नंबर का किसान था, ये अपने एग्रीकल्चर करता था तो इसको जितना फायदा होता था, जितने भी स्किल का इस्तेमाल कर पाता था, सिर्फ ये अपने लैंड के लिए कर पाता था। दूसरा छोटा होगा, उससे जो बड़ा होगा, सब अपने अपने स्किल के हिसाब से करते होंगे। लेकिन कोऑपरेटिव में क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है ये सारे कोऑपरेट कर लेते हैं। ये कहते हैं यार ऐसा करते हैं, तेरा मेरा किसान का जितना भी लैंड है ना, मतलब जितनी भी ये ज़मीन है, ये वाली ज़मीन, मतलब इसको मैं मिटो देता हूँ, मतलब ये वाली ज़मीन, मतलब ये सारी ज़मीन जो होगी अब ये एक हो जाएगी। कहने का मतलब पहले जो यहाँ पे बाउंड्री थी, यहाँ बाउंड्री थी, यहाँ बाउंड्री थी, यहाँ बाउंड्री थी, ये सारी बाउंड्री आप खत्म हो जाएंगी। ये सारी बाउंड्री खत्म होने के बाद ये पूरा एक लैंड बन जाएगा, एक ज़मीन बन जाएगी। और आप नोटिस करेंगे कि इसमें जो मेड़ होती है ना, खेतों की जो मेड़ होती है, उस मेड़ का स्पेस यहाँ पे खत्म। अब क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी एग्रीकल्चर कर रहा था अपने यहाँ पे, तो इन मेड़ों के ऊपर नहीं कर सकता था। ये बंदा अंदर भी क्यारियां बनाता होगा, ऐसे ऐसे क्यारियां बनाता होगा, तो इन पे पेड़ नहीं उगा सकता था। तो इससे क्या हुआ कि जमीन जो थी, जो अनवांटेड प्लांट जो यहाँ पे उगते थे, वो अकेले निकालता था ये। लेकिन अब इसको साथ में ग्रुप मिल गया। इसको साथ में ग्रुप क्या मिल गया, इसको साथ में वो पूरे के पूरे वो लोग मिल गए जो अपने छोटे छोटे लैंड में खेती तो करते थे, लेकिन अभी सारे के सारे लोग साथ में आ गए। अभी पूरी जमीन का एक प्लॉट बन चुका है, एंड दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिंग फार्मिंग। जब 5-6 लोग मिलकर आपस में कोऑपरेट करके फार्मिंग करेंगे तो क्या होता है, इनकी लेबर, इनका पैसा, इनका स्किल, इनका समय सारा एक साथ आ जाएगा। और जब एक साथ आ जाएगा, जब एक दिमाग जहाँ लग रहा था वहाँ 6 दिमाग लगने लग जाएंगे, तो सोचिए इतनी सी ज़मीन के ऊपर कितने ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। जितने ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा उतना ही ज़्यादा इन लोगों को फायदा होगा। तो फिर यह करते हैं, जब कोई भी एक फसल होती है, उस एक फसल के ऊपर पूरी तरीके से क्या फोकस कर लेते हैं कि देख तेरा इतना ज़मीन था, तेरा इतना ज़मीन था, तेरी इतनी परसेंटेज बनी, तेरी इतनी परसेंटेज बनी, तो इसको अपने पास रख ले। सो दिस इज हाउ कोऑपरेटिव फार्मिंग वर्क। सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं, बंदे ही होते हैं जो आपस में कोऑपरेट करते हैं और कहते हैं कि हम लोग आपस में मिलकर खेती कर लेते हैं, और यहाँ पे जिसका जितना परसेंटेज बनेगा वो रख लेगा। अब ये हो गया क्या, कोऑपरेटिव फार्मिंग। एक होता है कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग में वही 6 किसान हैं, वही 6 किसान हैं, लेकिन आप नोटिस करेंगे किसानों ने जो कुछ भी उगाया, ये लोग क्या करते हैं, आपस में दूसरे की मदद तो कर देते हैं, आपस में दूसरे की मदद तो कर देते हैं। मतलब ये जमीन का लैंड इतना बड़ा हो गया, सारे लोग मिलकर खेती कर रहे हैं। लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग के अंदर क्या होता है, सरकार पूरा का पूरा इनसे फसल जो है वो ले लेती है। जबकि यहाँ पे कोऑपरेटिव में क्या होता है, ये अपने हिसाब से फसलें जहाँ बेचना चाहते हैं वहाँ बेचे, या जो भी सरकार का मूल्य तय होता है, जिसे आप MSP बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस सपोर्ट प्राइस से अगर इनको कहीं ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ बेच देंगे। अगर उस सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा नहीं मिल रहा तो ये सरकार को ही बेचेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या कहते हैं, इनको जहाँ फ़ायदा हो रहा है ये वहाँ पे बेच सकते हैं। लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग के अंदर ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे सारे किसान आपस में आ तो जाते हैं, लेकिन सारा का सारा प्रोडक्शन सरकार खरीद लेती है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ ज़मीन का उतना ही हिस्सा दिया जाता है या उतनी फसल दी जाती है जितना ये उससे खा कमा सके, बस।
मतलब खा सके, अपने जीवन को चला सके, बस ये मेन दोनों में डिफरेंट है। यहाँ सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे परसेंटेज जिसकी ज़मीन है उसके हिसाब से उसको पैसा मिल जाता है, या उसके हिसाब से उसको फसल का हिस्सा मिल जाता है, वो मौज मारता है। यहाँ पे सारा फसल का हिस्सा सरकार लेगी, जितनी ज़मीन पे तुमने उगाया है उतनी ज़मीन का तुम्हें पैसा मिल जाएगा, लेकिन बस थोड़ा बहुत हिस्सा तुम्हें दे दिया जाएगा रखने के लिए कि आप इससे खाइए पिए मौज करिए। तो ये कलेक्टिव फार्मिंग जो है दोस्तों, ये कलेक्टिव फार्मिंग रशिया के अंदर जब ये यूएसएसआर था तो उस टाइम पीरियड के अंदर कलेक्टिव फार्मिंग चलाया गया था। तो ये मेन डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ फार्मर होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल फार्मिंग रिमेन होती है इसके अंदर। उसके बाद सोसाइटी एक दूसरे की मदद करती है एग्रीकल्चर इनपुट के अंदर। यहाँ पे फार्मिंग जो होती है गवर्नमेंट के द्वारा करवाई जा रही है। यहाँ पे सोशल ऑनरशिप का मतलब ये होता है कि लेबर और प्रोडक्शन जो भी कुछ होगा सारा पूरी तरीके से समाज के हित के लिए होगा। और मेन मतलब कलेक्टिव फार्मिंग में ये था कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, उसके लिए इसे करा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल लैंड इज अलॉटेड टू रिटेन देयर ओन क्रॉप, तो ओन मतलब स्मॉल प्लॉट उनको भी दे दिया था। जैसे मैंने अभी कहा कि जितना भी आपकी ज़मीन है उसका थोड़ा बहुत हिस्सा आपको मिलेगा उगाने के लिए, आप उसमें से उगाइए, कुछ भी खाइए पिए। वो सरकार उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं करेगी, लेकिन ज़्यादातर वो अपने पास रख लेती है। तो ये मेन डिफरेंट है। और डिफरेंट देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल द प्रोडक्ट एट द मोस्ट फेवरेबल टर्म, मतलब यहाँ पे जो भी 5-6 बंदों ने मिलकर उगाया है वो सरकार को नहीं देना चाहती, एमएसपी के अकॉर्डिंग नहीं दे सकती, किसी और को बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग सारे लोग मिलकर चीपर रेट के अंदर कोशिश करते हैं कि पैसा कम लगे, क्या कहते हैं, उसके बाद प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली के अंदर ऐसा ही होता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ईयरली टारगेट सरकार के द्वारा फिक्स होता है। सरकार कहती है इतना चाहिए तो चाहिए, इस फिक्स रेट पर ही हम तुमसे खरीदेंगे, तुम किसी और को बेच ही नहीं सकते हो। और यहाँ पे फिर आप देखोगे कि ज़्यादातर प्रोडक्शन का हिस्सा जो है फार्मर से ही आता है और बाद में फार्मर्स को बेच दिया जाता है। तो ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा? यूएसएसआर के अंदर, रशिया के अंदर अभी भी इसका इस्तेमाल ऐसे ही होता है। एक और एक्टिविटी बची है वो है माइनिंग एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। माइनिंग जो होता है अर्थ के सरफेस के अंदर से निकाली हुई चीज़ें जो क्रस्ट पे हो सकती है, या मैं कह सकता हूँ मेंटल के अंदर हो सकती है। 3 लेयर होती है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो यहाँ पे क्रस्ट के ऊपरी वाले हिस्से पे मिनरल्स, वैल्यूएबल मिनरल्स को निकाला जाए पत्थर की फॉर्म में, और उसमें कितना मिनरल्स होता है वो देखना पड़ता है, उससे भी हम प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर लाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी अगर क्या कहते हैं, अब हम माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको इफेक्ट करने के लिए 2 बेसिक कारण होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है इकोनॉमिक। बेसिक रीजन फिजिकल में क्या हो गया? फिजिकल में ये होगा कि मान लीजिए कि जमीन का ये हिस्सा है, अब इस हिस्से के अंदर कितने किलोमीटर के नीचे हमें क्या कहते हैं वो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा, फिजिकल देखना पड़ेगा कि फ्लैट सरफेस पे मिल रहा है या कहीं बहुत बड़े पर्वत के वहाँ पे मिल रहा है या ज़मीन के या पानी के अंदर कहीं पे मिनरल्स मिल रहा है। फिजिकल फैक्टर मैटर करता है कि क्या है वो। इकोनॉमिक फैक्टर क्या मैटर करता है? इकोनॉमिक फैक्टर ये मैटर करता है कि वो जो मिनरल्स हमें मिल रहे हैं, जहाँ पे भी हमें मिल रहा है, पानी में, समुद्र की गहराई में, या पर्वतों पर, या बहुत ठंडे इलाकों में, या बहुत गर्म इलाकों के अंदर, या ज़मीन से 2000 फुट नीचे अगर हमें मिल रहे हैं, तो क्या वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है, इतना पैसा लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा कि उतना निकालने के बाद उससे हम प्रॉफिट जनरेट कर सके। सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक का मतलब पैसों से रिलेटेड है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसीलिए ये 2-4 चीज़ें हैं जो आप नोटिस करेंगे कि 2 चीज़ें जो बेसिकली फैक्टर मैटर करती है। फिजिकल का मैंने बता दिया तुम्हें कि भाई डिपेंड करता है कि मिनरल्स का साइज़ कितना है, कितनी क्वांटिटी में है, कहाँ पे है, ये मैटर कर जाता है। पैसों का मतलब यही होगा कि भाई इतना हम उसमें पैसा लगाएं कि वो हमें फ़ायदा दे सके, है ना। क्योंकि मान लो कि अगर ज़मीन से 100 किलोमीटर के नीचे है, या मैं बोलूँ ज़मीन के 20 किलोमीटर नीचे है, तो सोचिए उसके लिए टनल बनानी पड़ेगी, उसके लिए पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, वर्कर को नीचे लेके जाना पड़ेगा, पूरी लाइटिंग वाइटिंग खुदवाना पड़ेगा। सोचिए बहुत रिस्की होता है। इनकेस ऊपर से अगर बाढ़ आ जाए, तो सारा पानी टनल के अंदर घुस जाएगा, सारे अंदर जो लोग हैं सारे मर जाएंगे। तो ऐसा बहुत मतलब कुछ दिक्कतें होती हैं, तो हमें वो सोच समझ के चलना पड़ता है। तो इसीलिए अब यहाँ पे माइनिंग के मेथड 2 ही टाइप होते हैं जो हमारे यूज होते हैं, एक तो सरफेस के ऊपरी हिस्से पे, और या तो हम भूमिगत अंडरग्राउंड। क्योंकि इसी तरीके से माइनिंग होती है। सरफेस वाली कौन सी होती है? जो ज़्यादातर ऊपर ही रहती है, मतलब ज़्यादा उसमें इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर बहुत सस्ती और चीपेस्ट होती है माइनिंग ये। और ये क्लोज टू सरफेस यानी कि क्रस्ट के ऊपरी हिस्से में ही होता है। ज़्यादातर मैं कह सकता हूँ 1 किलोमीटर या कुछ मीटर के नीचे ही से मिल जाता है हमें। तो हम इसमें कम पैसा लगता है, सुविधाएँ भी आसानी से मिल जाती है, और यहाँ पर लेबर भी ठीक ठाक मिल जाती है इधर काम करने के लिए, और हम जल्दी से निकाल लेते हैं। लेकिन जो अंडरग्राउंड होती है ना, फिर आप देखते हैं कि उसके लिए हमें पूरी तरीके से शेफ्ट बनाना पड़ता है, पूरा हमें बनाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा मिनरल्स यहाँ मिल रहा है हमें, तो हमें पूरा गड्ढा करना पड़ेगा, देन यहाँ पे खुदाई करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे पूरी लाइटिंग, ऑक्सीजन, रहने के लिए सही सिचुएशन, ताकि मिट्टी का लेयर धंस भी ना जाए, घुस भी ना जाए, तो इससे ये पूरा लेयर जो है ख़राब ना हो जाए, कोई टनल जो है उस टनल के अंदर दिक्कत ना हो जाए। तो इसलिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम, व्हीकल सिस्टम, ये सारी चीज़ें लाई जाती है। हालांकि रिस्की होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पे बाढ़ आ जाए तो
सारा पानी यहाँ पे भर जाएगा, तो सारे के सारे लोग तो यहाँ मर जाएंगे। इसीलिए गैस लीकिंग का प्रॉब्लम, लाइटिंग का प्रॉब्लम है ना, आपस में नीचे झगड़ों का प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इसीलिए इसमें काफ़ी पैसा लगता है। तो अगर ऐसा सिस्टम कहीं लगाया जा रहा है तो माइनिंग के लिए तो बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है। ठीक है, सो यही है सब कुछ इस चैप्टर के अंदर। आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा और वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। अब हम सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर जल्दी मिलेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।